चलिए, आज देखते हैं एनएमएमएस क्या होता है और उसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी। एनएमएमएस का फुल फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। तो पहला पॉइंट है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ ऐसा होता है कि कई लोग बैठते हैं इस एग्जाम को देने के लिए और बहुत कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में मतलब काफी अच्छे हैं और उनकी प्रैक्टिस वगैरह काफी अच्छी है, वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो कंपटीशन का मतलब ये है कि काफी सारे लोग बैठ रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं, इसीलिए कंपटीशन टर्म दिया गया है उसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 5089 स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप आउट ऑफ 145065 स्टूडेंट्स। 1,45,000 स्टूडेंट्स ने 2019 में एग्जाम दिया था, जिसमें से 5,079 लोगों को स्कॉलरशिप मिली। ये हर बार का क्राइटेरिया नहीं है, ये 2019 का क्राइटेरिया था। एग्जाम कंटेन्स टू सेक्शंस, जैसा कि एनटीएससी में था सेम एनएमएमएस में है कि एग्जाम जो है वो दो सेक्शन में कंडक्ट किया जाता है। पहला सेक्शन मैट है और सेकंड सेक्शन सैट है। मैट का भी मैं बता दूंगा आगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और सेकंड सैट स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। फिर टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 180 मार्क्स का टोटल होता है, दोनों सेक्शन को मिला करके टोटल मार्क्स जो पूरे एग्जाम का एनएमएमएस का वो 180 मार्क्स का है। 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिनके पास इंडियन नेशनलिटी है और जो स्टेट बोर्ड्स के हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। अलग अलग स्टेट बोर्ड का अलग अलग एनएमएमएस एग्जाम होता है। तो अगर आप गुजरात के हैं तो आपको एनएमएमएस गुजरात वाला देना है और सेम फॉर अदर बोर्ड्स। एक और क्राइटेरिया है कि जो भी ये एग्जाम दे रहा है उसकी उसकी मतलब उसके पेरेंट्स की जो एनुअल सैलरी है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख पर एनम होनी चाहिए, यानी कि आपके पापा या मम्मी की सैलरी टोटल मिला करके 1.5 लाख से कम होनी चाहिए साल में। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, फिर लास्ट है कि जो भी ये एग्जाम को दे रहा है उसको 7th स्टैंडर्ड में कम से कम 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर उसके 55% नहीं है तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकता है। और रिजर्वेशन इसमें भी है बैकवर्ड कम्युनिटीज को थोड़ा पुश करने के लिए, हेल्प करने के लिए। एनएमएमएस के बारे में बताया जाए तो ये जो है ये स्टेट बोर्ड्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका जो सिलेबस है ये 7th के दोनों सेमेस्टर्स यानी कि पूरा 7th और 8th का सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो सिलेबस पूरा 7th और 8th का आधा यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर। सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 180 नंबर का था जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उसमें दो सेक्शन थे, सैट और मैट, तो दोनों को इक्वली डिवाइड किया गया है। सैट में भी 90 मार्क का होता है क्वेश्चन, मैट में भी 90 मार्क का क्वेश्चन होता है, दोनों मिलाकर के 180 मार्क्स हो जाता है। अब जो बताया था कि एमसीक्यू होते हैं, तो एक एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का होगा, तो टोटल 180 एमसीक्यूज होंगे क्योंकि 180 मार्क्स है। 180 मार्क्स यानी कि 180 एमसीक्यूज। फिर स्टूडेंट हैविंग देयर नेम इन मेरिट लिस्ट विल गेट द स्कॉलरशिप अमाउंट। इसमें भी दो सीन्स होते हैं, आप या तो क्वालिफाई करते हैं या तो आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। ये दो चीजें हैं। क्वालिफाई काफी लोग कर जाते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में जो है काफी कम लोगों का नाम आता है। जैसे कि मैं अगर आपको पिछले साल का एक क्राइटेरिया बताऊं तो 1,45,000 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से अबाउट 70,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, यानी कि 50% पब्लिक में हर दो इंसान में से एक इंसान ने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन सिर्फ 5,000 लोगों को 5,000 लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया और उन्हीं को स्कॉलरशिप मिला। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है इस एग्जाम को, आपका मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप उन 5,000 में आओ, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो है ये एग्जाम नवंबर के महीने में होती है, तो इसका अगस्त में फॉर्म आ जाता है और फिर नवंबर में इसके एग्जाम्स होती हैं। अभी का क्योंकि कोविड का सिनेरियो है तो अभी कोई आइडिया नहीं कि कब होगा, लेकिन स्टिल हर बार नवंबर में ही होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कंसर्न मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस गलत करने के मार्क्स कट जाते हैं। मतलब अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल रहा है, अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो जितने आए हैं उसमें से भी कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे, जिसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको मैंने बताना इसलिए सही समझा क्योंकि आगे आपकी बहुत सारी एग्जाम्स आएंगी। जैसे 11th 12th में केवीपीवाई आता है, 12th में जेडब्ल्यू और नीट आएगा, और दो तीन और एग्जाम्स हैं आगे भी पीजी लेवल पे भी जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का पता होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस गलत करते हैं उसके आपके नंबर कटते चले जाते हैं, इसलिए कम से कम क्वेश्चंस गलत कीजिए, फूक फूक करके कदम रखना होता है। चलिए यहाँ पे तो वो सीन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना क्वेश्चन करके ही आने का। कुछ नहीं आ रहा तो तुक्का मार के आओ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। ठीक है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी आपसे फी वगैरह नहीं लेंगे। अगस्त के महीने में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का कोई फी नहीं होता। अब इसका सिलेबस क्या है, तो मैं बताया था कि दो सेक्शन में डिवाइडेड है, मैट और सैट में। अब मैट जो है वो 90 मार्क्स का है, तो उसमें क्या क्या आता है
तो उसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न परसेप्शन और हिडन फिगर, ये 5 चीजें आती हैं। ये 5 मेन चैप्टर्स हैं जो कि मैथ में आते हैं। इसकी एक रेफरेंस बुक भी है, आर.एस. अग्रवाल एंड मेंटल एबिलिटी बाय दिशा पब्लिकेशन। ये 2 बुक्स हैं। अगर आपको ऐसा, ये पीडीएफ जो है ये इंटरनेट पे इसके अवेलेबल होगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जो सिलेबस है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब फिर सेकंड था सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 90 मार्क्स का आता है। अब सैट में क्या क्या चीजें आती हैं? सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ्स। अब सोशल स्टडीज में भी मैंने उसको 4 में डिवाइड कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और साइंस में भी 3 में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये हमारे कन्वीनियंस से डिवाइड किया गया है, बाकी आप डरिएगा मत, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में इतना डिवीजन नहीं होता है। केवल एसएस होता है, साइंस होता है और मैथ्स होता है। गुजराती में बोले तो सामाजिक विज्ञान होता है, विज्ञान होता है और गणित होता है। तो उसकी दिक्कत नहीं है, ये इतना सारा देख करके डर मत जाइएगा। बस इतनी सी बात है कि ये हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस चीज को पढ़ाता है, ऐसा करके हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। फिर सिलेबस कहाँ से होगा? तो सिलेबस मैंने उसका तो बता दिया आपको कि सिर्फ 5 टॉपिक थे मैथ में। इसका ऐसा होगा कि 7th स्टैंडर्ड का दोनों सेमेस्टर्स और 8th स्टैंडर्ड का पहला सेमेस्टर। और ये तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि चलो ठीक है, 7th पूरा आ रहा है और 8th का आधा आ रहा है, लेकिन पढ़े कहाँ से? तो मैंने बताया था कि स्टेट बोर्ड इसका एग्जाम लेता है। यानी कि अगर स्टेट बोर्ड एग्जाम ले रहा है तो वो अपनी बुक में से ही पूछता है, यानी कि आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ने की है। अगर आप गुजरात बोर्ड के हैं तो आप गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, अगर आप तमिलनाडु बोर्ड से हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो बुक जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है, गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, जो भी, या मतलब जो भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, सिर्फ वही बुक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिर्फ उसी बुक को आपको थ्रू नॉलेज चाहिए उस बुक का। तो बस 7th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस और 8th स्टैंडर्ड का आधा सिलेबस। लेकिन एक बात गौर करने वाली होती है कि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वही दे सकते हैं। मतलब गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक कैटेगरी है कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स में जो पढ़ते हैं वही दे सकते हैं। जो स्टेट म्युनिसिपैलिटी बोर्ड की स्कूल्स में पढ़ते हैं वही दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो होती हैं, जिनका स्टेट बोर्ड है, वो स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। भले उनका स्टेट बोर्ड है, भले वो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं दे सकते। तो आपको एक म्युनिसिपैलिटी बोर्ड की स्कूल्स जो होती हैं उसका एक स्टूडेंट होना जरूरी हो जाता है वहां पे। अच्छा, मैं आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में थोड़ा और बताऊं तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रटने से खेल नहीं होता है यहाँ पे। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। ज्यादातर लोगों का मेंटल एबिलिटी होता नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज एकेडमिक कोर्सेज में मेंटल एबिलिटी नहीं आता है। आपके स्कूल में मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको मेंटल एबिलिटी आता नहीं है। तो अगर आप उन सब लोगों में एक हैं जिनको मेंटल एबिलिटी आता है, तो आपके पास एक हाईयर एडवांटेज होगा इस एग्जाम को लेकर के। इस एग्जाम क्या, एनटीएससी का भी मैंने जो बताया था, ये दोनों एग्जाम्स का यही सीन है कि जब तक आप 9th 8th या 9th 10th में होते हैं, तो आपको मेंटल एबिलिटी का मतलब पता ही नहीं होता कि क्या चीज है। मतलब किसी को हवा ही नहीं लगती ये क्या चीज है, क्योंकि ये आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। तो अगर आपको ये चीज आती है, इसका मतलब आप कई लोगों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ेंगे। और हाँ, ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड का तो ये तो एसएस, साइंस और मैथ्स का आपको स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, तो वो सबको ही पता होता है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। हम लोग एनएमएमएस और एनटीएससी की वीडियोस डालते हैं दायित्व के चैनल पे। उस पे आप जाकर के मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने रेफरेंस बुक भी बता दी है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप रेफरेंस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब इसका डिटेल सिलेबस दिखाया जाए तो मैंने जैसे बताया था कि सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ्स। तो सोशल स्टडीज का इतना पूरा सिलेबस है, ये आपको पॉइंट्स में दिख रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मुगल एम्पायर, बिगिनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड जो भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके एसएस का सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप अपने बुक से पढ़ पाए इस चीज को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम चीज साइंस के साथ। साइंस में भी जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, लीवर, मेजरमेंट, हीट एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो साइंस का भी ये सिलेबस है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और फिर मैथ्स, मैथ्स के भी ये सारे चैप्टर्स हैं, सेम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर इसका मार्किंग स्कीम कैसा होता है वो तो हमें समझ में आ गया सर। 90 और 90 मार्क का होता है, 2 सेक्शन है, 90-90 मार्क का, टोटल 180 नंबर का। लेकिन मेरे को कितना लाने का, क्वालिफाई करने के लिए मेरे को कितना लाने का, कट ऑफ क्लियर करने का, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। तो अब बताता हूँ, देखो साफ साफ दिख रहा था कि मैट एक सेक्शन है, सैट एक सेक्शन है। ठीक है, तो मैट का मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट आएगा और सैट में एसएसटी आएगा, साइंस आएगा और मैथ्स आएगा।
टाइम दोनों का 90-90 मिनट है, जैसे कि मैंने बताया था। अब आपको लाने कितने हैं? आपको मैंने एनटीएससी वाले में बताया था कि 40% नंबर लाने होते हैं। तो 40% आपके 90 हाँ, आपके 90 क्वेश्चंस के हो जाएंगे 36, यानी कि 36 नंबर आपको लाने हैं। यानी कि 36 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। आपने 90 में से 36 क्वेश्चन सही कर लिए मैथ में, और 90 में से 36 क्वेश्चन सही कर लिए सैट में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 36 प्लस 36 हो गया 72। तो ऐसा नहीं कि 72 आपका आ गया और सैट में आपके 50 हैं और इसमें आपके 22 हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों में 36 तो लाना ही पड़ेगा कम से कम। दोनों को इंडिविजुअली पास करना है। दोनों में कम से कम 36 होने चाहिए। एक में आप 150 ले आओ, एक में 2 नंबर लाओ तो 152 हो जाएगा, 72 से ज्यादा ऐसा नहीं होगा। दोनों में कम से कम 36 होने चाहिए। भले फिर एक में आप टॉप भी कर जाओगे, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम दोनों में 36 नंबर होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, जिनके पूरे फैमिली की, वो उनको 29 लाने होते हैं। और सेम पीएच, ओबीसी, एससी, एसटी सब लोगों को 29 लाने होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ की, तो ये तो था क्वालिफाइंग मार्क्स। और क्वालिफाइंग मार्क्स तो मैंने आपको खुद बताया था कि 1,45,000 में 70,000 लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि हर दो में से एक इंसान बहुत ही आसानी से क्वालिफाई, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। पर क्या आपको उससे पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसा तब मिलेगा जब आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में नाम तब आएगा जब आपके नंबर काफी अच्छे हों। ये 36-36 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। अगर 90-90 क्वेश्चन है, यानी कि 180 क्वेश्चन है, और आपके कुछ 120-130 के ऊपर आते हैं, तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, भूल जाओ। ठीक है, तो आपको कितने लाने होते हैं? कम से कम 130, कम से कम, उससे नीचे नहीं जाना है। 130 तो कम से कम लाना होता है आपको 180 में से, यानी कि 130 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। 65 मैथ में, 65 सेट में, ऐसा आप गिन करके चल सकते हो, वो जो भी हो, लेकिन 130 नंबर आपके आने चाहिए कम से कम मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप। अब देखते हैं स्कॉलरशिप में मिलता क्या। हाँ, तो 8th स्टैंडर्ड में ये एग्जाम पूरा होगा आपका, और जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब स्कॉलरशिप कुछ ऐसा है कि 9th 10th 11th और 12th चारों साल आपको हर साल 12 रुपए मिलेगा। यानी कि आप टोटल 48,000 रुपए सरकार से निकाल रहे हैं। क्या 50,000 रुपए, ऑलमोस्ट 50,000 रुपए सरकार से निकालना आसान बात है? आसान बात बिल्कुल नहीं है। आप में वो कैपेबिलिटी है, आपने उसे क्लियर किया है, तभी आप ले पाए हैं। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, वो बढ़ जाएगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे एजुकेशन में पैसा अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं पे ना कर पाऊं। ऐसा मोमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अब सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी इतने रुपए की। तो इतना है कि अब आपके मम्मी पापा के पास थोड़ा लोड कम हो जाएगा। आपके पास खुद का समय होगा, खुद का मतलब खुद की मेहनत से आपने कुछ निकाला होगा, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन कुछ समय तक निकल जाएगी। तो थोड़ा सोचिए और इस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। फिर है कि डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम अ यंग एज। मैंने आपको जैसा बताया था, कंपटीशन है, 1,45,000 लोग बैठते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आता है सिर्फ 5,000 लोगों का। कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया कि 11 12 में केवीपीवाई आएगा, 12th में जेडब्ल्यू नीट आएगा और क्लैट आएगा, और उसके बाद पीजी कोर्सेज में भी अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स हैं। हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कंपटीशन एग्जाम की, कि जब भी आप वहां पे बैठते हो तो वहां का डर, क्योंकि इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, ये थॉट जो है ये इंसान को मार देता है अंदर से। उसका अगर क्लियर भी होने वाला होता है तो भी क्लियर नहीं होता। तो बात यहीं पे है कि जब तक आपका वो जो बिल्डअप नहीं होगा आपके अंदर, वो कंपटीशन का जो होना चाहिए, अगर वो बिल्डअप बहुत यंग एज से नहीं होगा तो आप आगे जाकर के घबराओगे कंपटीशन से। तो बहुत ही छोटी उम्र से आपको कंपटीशन के बारे में पता चल रहा है कि इतने सारे लोगों में मुझे इतने में आना है, तो मैं क्या करूं, कैसे पढूं, क्या उस समय एग्जाम में बैठा हूं तो क्या मुझे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। आपको हर चीज का आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से अगर कंपटीशन का आइडिया लग जाए तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आती। मान लो अगर नहीं भी मिलता है यार एनएमएमएस के, तो भी एटलीस्ट आपको ये तो मिला कि कंपटीशन होता कैसा है, एक्सपीरियंस तो मिला ना, उससे अच्छी क्या बात है, अनुभव तो मिला। फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर स्टडीज। आप 7th 8th को बहुत अच्छे से किए, मतलब आपने बहुत अच्छे से ही किया होगा अगर एनएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। मान लो अगर नहीं भी होता है, फिर भी आपने अपने 7th 8th का बेस स्ट्रॉन्ग किया है, 7th 8th के बेसिस पे 9th 10th का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और एक बार इन चारों साल का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद आपको आगे की दिक्कत ही नहीं होती है। आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली, स्मूथली सारी चीजों को क्वालिफाई करते चले जाते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपको बेसिक बेसिक चीजें एकदम पक्के से आती हैं। ठीक है, और फिर लास्ट है कि आप अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को बढ़ा रहे हो।
मैथ मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी आपके रेगुलर कोर्सेज में नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब आप इस एग्जाम के लिए मैथ प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपको एप्टीट्यूड आ जाएगा। और सिर्फ उसी का एप्टीट्यूड नहीं, हर सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड आपको आ जाएगा। तो एप्टीट्यूड स्किल्स जो है वो आपकी, जो कि नॉर्मली नहीं सिखाई जाती हैं और जो एग्जाम्स में आती हैं, वो आपकी बहुत ही छोटी उम्र से डेवलप होती चली जा रही है। तो बस आगे की एग्जाम्स के लिए ये बहुत काम आएगा। अब देखिए, ये तो रहा पूरा एनएमएमएस का जो भी पूरा सीन था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पढ़ना कहाँ से है, मैंने वो भी बता दिया कि सैट में जो है वो एसएसटी मतलब सोशल आता है, साइंस आता है, मैथ्स आता है। आपको अपनी स्कूल की बुक से पढ़ना है और मैथ जो है उसकी भी मैंने रेफरेंस बुक बता दी। स्टिल देखिए, कोई भी इंसान खुद से अगर पढ़ पाता तो स्कूलों की ज़रूरत नहीं होती, सीधी-सी बात है। तो अगर आपको मतलब कहीं भी आप अटकते हैं, आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी अटकते हैं, तो ये जो वीडियो है ये दायित्व के चैनल के थ्रू आई है। हम लोग एनटीएससी और एनएमएमएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। कोई भी पैसे-वैसे वगैरह नहीं लेते। एक सोशल इनिशिएटिव है जो कि गरीब बच्चों को पिछले 2 सालों से पढ़ाता आया है और अब कोविड सिनेरियो के कारण हम लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि एनएमएमएस की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनएमएमएस की, हर चैप्टर की, हर पूरा एनएमएमएस में जो भी चीज़ें आती हैं, हर चैप्टर की वीडियोज़ हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं। ठीक है? तो अगर एनएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डरना नहीं है कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, अभी से ही चालू कर दो। जाने से पहले इतना याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हम लोग बहुत सारी ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाते चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना एक बार। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी 8th स्टैंडर्ड वाला ये वीडियो देख रहा है, तो अपने स्कूल्स के ग्रुप में इसे फॉरवर्ड कीजिए। अपने स्कूल्स के ग्रुप में फॉरवर्ड करो। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ना पता हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो आप अपने स्कूल्स के ग्रुप में फॉरवर्ड करो और मतलब सब लोगों को बताओ कि एनएमएस नाम की एग्ज़ाम है, प्लीज़ सब लोग ऐसा पार्टिसिपेट करो। जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उतने लोगों का हो सकता है भला हो पाए। तो जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करो इसको। ठीक है? जितना हो सके। कोई भी दोस्त है 8th स्टैंडर्ड का, भेज दो। कोई 7th स्टैंडर्ड का दोस्त है, भेज दो कि भाई 8th स्टैंडर्ड में तेरी एग्ज़ाम होने वाली है। कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है स्कूल का, भेज दो। ठीक है? चलिए, थैंक यू।